ओके, मैंने जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ओके ओके डन, चलिए नाउ यू कैन स्टार्ट। आपके साथ यहाँ पे सलोनी मैम भी है, ठीक है। कोई भी इशू हुआ तो आप प्लीज इनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके चलिए ठीक मैम, 1 मिनट आप होल्ड कर लीजिए कि मैं है। जी इंटर जी स्क्रीन। हेलो हेलो जी बताइए। मैम, मैम मेरी जी स्क्रीन को बताइए। आप शो कर पा रही, मेरी पीडीएफ को यस देख पा यस रही है ना? यस ओके ओके ठीक है, ये मूवमेंट हो रहा है, ये सब कुछ देख पा रही है, यस। राइट? हाँ बिल्कुल। ओके ओके ठीक है। चलिए। ठीक है मैम, तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। ओके गाइस, तो आज का हमारा सेशन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट? ये एक ऐसा excuse me, तो ये एक जियोग्राफी का सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं, और अगर जिनके जियोग्राफी ऑप्शनल है तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? So today we are going to discuss the most important topic and most complicated topic in geomorphology, and that is continental drift theory. Now, तो सबसे पहले बात आती है कि ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या है, मतलब ये क्यों देखना है हमें? क्योंकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये हमारे अर्थ के प्रेजेंट कंटिनेंट के फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, राइट? कि कैसे हमारा जो अर्थ के कॉन्टिनेंट है, इनका जो आज का प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा कैसे बना, क्या ये पहले से ऐसे थे? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो जस्ट अ मिनट गाइस। जी, तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि कैसे ये कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो क्या ये स्टार्टिंग में ऐसे थे, या फिर आज के डेट पे जो हम देखते हैं, आज के डेट पे जैसे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तो क्या ये पहले से ही था, या फिर ये शिफ्ट हुए हैं, ये इनमें चेंजेस देखने को मिला है, या फिर ये इवॉल्व हुए हैं, राइट? तो इसी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, क्लियर? तो उन्होंने यही बताया कि कैसे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, इन सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ, राइट? क्या आज से 200 से 250 साल पहले जब वो थे, उन्होंने क्यों अपना जगह, अपना पोजीशन को चेंज किया, वो कैसे ड्रिफ्ट हुए, क्यों ड्रिफ्ट हुए, कौन से फोर्सेस ड्रिफ्ट करने के पीछे वर्क कर रहे थे, राइट? तो इन सब के बारे में बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने वर्क किया। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। अगर कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, अगर हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में अच्छे से नहीं बता पाएंगे, तो फिर हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बता सकते हैं, राइट? तो फिर जैसे, और ये आज के डेट पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे, अर्थ के इंटीरियर के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो फिर अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अर्थ के जो अपकमिंग टाइम पीरियड में अर्थ के कॉन्टिनेंट में कैसे कैसे मूवमेंट हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो हम इनके ऊपर भी कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, क्लियर? तो फ्यूचर में कोई भी स्टेप लेने के लिए हमें हिस्ट्री का जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट? तो इसीलिए भी हमें अर्थ के कॉन्टिनेंट के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। तो आज की इस थ्योरी में हम देखेंगे कि कैसे पहले जो हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट थे, ये कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, राइट? उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फोर्सेस इनके पीछे वर्क कर रहे हैं,
क्या क्या एविडेंसेस हमारे पास मिलते हैं, कौन से थिंकर्स हैं या फिर कौन से जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताते हैं, राइट, और उन्होंने क्या क्या एविडेंसेस दिया था। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फेमस थिंकर, सॉरी जियोलॉजिस्ट, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो थे अल्फ्रेड वेगनर, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने के लिए हम सबके पास बहुत सारे थ्योरीज आते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट आते हैं, जियोग्राफी में वो इंटरेस्ट शो करते हैं और वो आके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देते हैं। जैसे कोई कोई जियोलॉजिस्ट आते हैं तो इनमें से हमें बहुत कुछ, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में मिलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कुछ कुछ थिंकर्स बात करते हैं, जियोलॉजिस्ट बात करते हैं। तो कोई कन्वेक्शन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, राइट, तो कोई सी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअलाइज और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कोई एक थ्योरी, जो पहले, सबसे पहले जो कोई थ्योरी था जिन्होंने प्रॉपरली रिसर्च करके एविडेंस देते हुए कॉन्टिनेंट्स के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्लियर, बाय एल्फ्रेड वेगनर। नाउ तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले एक ऐसा थ्योरी आते हैं जहां पे अल्फ्रेड वेगनर अपने अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं और बहुत सारे एविडेंसेस के थ्रू वो अपने थ्योरी को प्रपोज करते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो अब बात आते हैं कि इस थ्योरी की कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जब हम इस थ्योरी को कंप्लीटली देख लेंगे तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको फुलफिल करने के लिए हम इस थ्योरी को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैसे, हाउ कॉन्टिनेंट्स इवॉल्व, कि कैसे कॉन्टिनेंट्स इवॉल्व करते हैं, हाउ कॉन्टिनेंट्स चेंजेस, कि कैसे कॉन्टिनेंट्स चेंज होते हैं, राइट, और हाउ कॉन्टिनेंट्स फॉर्म, कि कैसे कॉन्टिनेंट फॉर्म होते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होगा, जैसे क्या हमारे पास क्या कोई मैच है जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कभी एक साथ अटैच थे, या फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये भी अटैच थे, राइट। तो जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे तब हमारे पास ये समझ में आ जाएगा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स का फुलफिलमेंट हो जाएगा। तब हमें ये पता चल जाएगा कि कॉन्टिनेंट्स कैसे इवॉल्व करते हैं, कॉन्टिनेंट्स कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने प्रेजेंट फॉर्मेशन को फॉर्म किया, पहले कैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कोई कनेक्शन था क्या, राइट, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कभी कोई अटैचमेंट था क्या, कभी कोई एक कनेक्शन था क्या। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आज के वीडियो लेक्चर पे हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले बात आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, कि ये पहली बात तो एक थ्योरी है, राइट। थ्योरी हमेशा एक हाइपोथेसिस होती है और एजम्पशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि
थ्योरी हमेशा अनुमान किया हुआ, मतलब एक अनुमान के बेसिस पे एक रिसर्च वर्क होता है, राइट। तो ये एक हाइपोथेसिस है। तो बहुत सारी जगह पे आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस भी लिखने को मिलेगा, राइट, कि जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज के डेट पे जो कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे हैं, क्या वो वहीं पे हमेशा से थे या फिर ड्रिफ्ट करके वो इस पोजीशन पे आए हैं। और इसी थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं, जो कि एक हाइपोथेसिस है। क्लियर नाउ, मतलब ये थ्योरी एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, हाउ कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट थ्रू different geological time period। क्लियर। तो इस हाइपोथेसिस से, इस एजम्पशन से और इस थ्योरी से हमें ये भी समझ आता है कि कैसे अर्थ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वो ड्रिफ्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। ऐसा नहीं था कि कभी भी कोई भी एक कॉन्टिनेंट एक ही बार में, बस एक ही टाइम पीरियड में वो ड्रिफ्ट कर चुके हैं, नहीं। जब भी ड्रिफ्टिंग हुई है वो हमेशा एक टाइम टेकिंग इवेंट था, और ये हमेशा डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में बना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बन के जो हमारा आज का कॉन्टिनेंट है इसका ओवरऑल फॉर्मेशन हो चुका था, नहीं। पहले किसी एक टाइम पीरियड पे ये कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं, उसके बाद ये एक ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसके बाद फिर उनमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, उसके बाद उनमें शिफ्टिंग होता है, राइट। तो हर एक जो भी एक्टिविटी होती है ये एक ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल होता है, एंड ये डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में होता है, राइट। तो बहुत सारे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर नाउ, तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि जैसे इस थ्योरी को देने के लिए बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने सामने आते हैं, वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं एल्फ्रेड वेगनर एक ऐसे जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज फॉर्म में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में अपना थ्योरी दिया था। लेकिन क्या वो पहले जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया था? नहीं। उनसे पहले काफी सारे जो जियोलॉजिस्ट थे, काफी सारे जियोग्राफर्स थे या फिर थिंकर्स थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया था, लेकिन सबके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था, सबके पास प्रॉपर एग्जाम्पल्स नहीं थे, राइट। तो जिनकी वजह से उनकी जो थियोरीज है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, या फिर लोगों ने उनके थ्योरीज को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। तो ऐसे कौन से जियोग्राफर्स थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बातचीत करते हैं? तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड को बता रही हूँ। पहले हम इस थ्योरी का एक बेस बनाते हैं कि कैसे, कब तक अल्फ्रेड वेगनर को आते आते कौन से जियोग्राफर ने उन्होंने अपने थ्योरीज दिया था। तो पहले एक बेस बनाते हैं और उस बेस के बाद हम प्रॉपरली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे और हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन उस डिस्कशन से पहले थोड़ा सा कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको जान लेना जरूरी है। अगर ये अच्छे से आप लोग जान लेंगे तो फिर आप लोग इजीली इस थ्योरी को समझ भी पाएंगे, रिलेट भी कर पाएंगे, और इनको याद करना मतलब और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो अर्थ के जो भी कॉन्टिनेंट्स है इनके मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, इनके ड्रिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। और इनमें से एक फेमस थियोरी है एल्फ्रेड वेगनर का। क्लियर नाउ,
तो इस थ्योरी से हमें क्या क्या पता चलने वाला है? इस थ्योरी से हमें पता चलने वाला है कि हाउ कॉन्टिनेंट्स evolve, हाउ कॉन्टिनेंट्स चेंजेस, हाउ कॉन्टिनेंट फॉर्म टू प्रेजेंट सिचुएशंस और प्रेजेंट पोजीशंस। कभी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कभी कोई अटैचमेंट था क्या? कभी ये दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ अटैच थे क्या? ऐसे अमेरिका और अफ्रीका अटैच थे और फिर बाद में जाके वो अलग हो जाते हैं, राइट? तो उसके बाद हमें हम ये देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये थियोरी एक हाइपोथेसिस था, एक अजम्पशंस था और एक अनुमान था, राइट? जो अनुमान के बेस पे ये थियोरी को डेवलप किया गया था, राइट? उसके बाद हम ये देखते हैं या फिर हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग हुआ है या फिर मूवमेंट हुआ है, वो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में हुआ है। वो कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का गेम नहीं है, ये एक टोटल टोटल कह रही है ये काफी सारे डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का ही काम है, राइट? नाउ अब हम ये देखेंगे कि बिफोर अल्फ्रेड वेगनर कौन से जियोग्राफर थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात किए थे, लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर थ्योरी ना होने की वजह से उनके थ्योरीज उतना ज्यादा फेमस या फिर एक्सेप्टेड नहीं हो पाया, राइट? तो सबसे पहले 1596 में आते हैं अब्राहम ओर्टेलिस, राइट? तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि देखो भाई, आज के डेट पे जो भी कंटिनेंट्स हमारे आसपास में दिख रहे हैं ये प्रेजेंट पोजीशन में नहीं थे, ये सब ना ड्रिफ्ट हुए थे और ये पहले एक जगह में रहते थे और पहले एक जगह में रहने के बाद ये अलग अलग जगह पे मूव हुए थे, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस था नहीं, तो इसीलिए लोगों ने इनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ा दिया, राइट? उसके बाद आते हैं 1620 में फ्रांसिस बेकन, क्लियर? तो ये भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं, ये भी ये कहते हैं कि देखिए जो कॉन्टिनेंट से ये मूव करते हुए आज के डेट पे ये प्रेजेंट का फॉर्म, जो प्रेजेंट डे अर्थ का जो भी कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये आज के डेट पे आए हैं, लेकिन फिर भी इनके पास प्रॉपर कोई थेसिस या फिर प्रॉपर कोई एविडेंसेस नहीं था। उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं 1650 पे बर्न हर्डस वेरिनियस, राइट? उसके बाद 1893 में आते हैं एडवर्ड स्विस, एंड देन नंबर 5 पे 1910 पे आते हैं फ्रैंक टेलर। तो इन सब का भी सेम केस था, लेकिन फ्रैंक टेलर बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजी के बुक में फ्रैंक टेलर के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ रहता है, मेंशन होता है, और जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी ये थोड़ा सा फ्रैंक टेलर के मतलब इनके थ्योरी से थोड़ा सा रिलेट भी करता है, राइट? लेकिन हम लोग इनके थ्योरीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा वन एंड ओनली मोस्ट फेमस थ्योरी है अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, तो हम इन पे फोकस करेंगे। और इन सब के बाद अल्फ्रेड वेगनर आते हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दिया था 1912 में, क्लियर? तो ये सब वो जियोलॉजिस्ट हैं या फिर जियोग्राफर्स हैं जिनके दिमाग में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में आया था, लेकिन प्रॉपर एविडेंस नहीं था, प्रॉपर वे में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो इसलिए इनकी जो भी थियोरीज थी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वही 1912 में अल्फ्रेड वेगनर आते हैं और ये क्या करते हैं, अपनी एक फेमस किताब दी origin of continents and ओशियंस पे एक आर्टिकल लिखते हैं, राइट? जहाँ पे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि क्यों हुआ था, क्या प्रोसेस रहा होगा, कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे थे, क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, राइट? तो उन्होंने ये सारी चीजें एक आर्टिकल्स में
एक आर्टिकल की तरह उन्होंने पब्लिश किया था उनकी एक बुक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन पे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मेंस के आंसर्स लिखने के टाइम अगर किताब के नाम को मेंशन कर दिया जाए तो वहां पे स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। क्लियर नाउ? तो अभी हम लोग आ जाते हैं एल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस के बारे में। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे तो पहले मैं रफली आप सबको समझा रही हूँ, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले अभी जो मैं समझा रही हूँ, प्लीज फोकस ऑन क्लास और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रोसेस। मैम यस मैम आई एम सेइंग दैट रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। आप जब हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी के बाद इंग्लिश भी रिपीट कर दो, क्योंकि नागार्जुन फ्रॉम साउथ इंडिया, ही इज नॉट गेटिंग हिंदी। ओके ओके ठीक है। तो क्या ही मैं स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट कर? नहीं मैम, आप जब आप अब हेलो यहीं से जब स्टार्ट करेंगे, जब आप यहाँ से करेंगे जी। तो आप हिंदी पहले एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर इंग्लिश में बोल दीजिएगा, क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। इसने चैट बॉक्स में भी ओके लिखा है। ओके ठीक ओके है ओके, मैंने देखा नहीं है, ठीक है कोई इशू नहीं है। ओके ओके मैम। ओके राइट। तो नाउ we will discuss the process how continents drift, right? So now here we will discuss how continent drifts from carboniferous period to recent period, right? So first of all, here we will discuss every process and with every geological time period, right? तो सबसे पहले हम एक एक करके we will discuss every geological time period individually, right? कि कैसे how एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में अर्थ का मूवमेंट कैसे हुआ था। क्लियर ना? फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड वन, that is carboniferous period. Its time period 360 to 300 million years ago. Clear? So here okay. So in this time period, in this geological time period, in Earth there is only one continent which named Pangaea, or this is called supercontinent. Okay. तो अर्थ के इस टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिनको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं और जिनका नाम था पैंजिया। इट्स लिटरल मीनिंग ऑफ पैंजिया इज ऑल लैंड्स। क्लियर? एंड देयर इज all lands, okay. So in this carboniferous time period,
in Earth, there is only one continent which is named as Pangaea and one ocean surrounding to it. Okay, one ocean which surrounding to Pangaea, which named as Panthalasum, right? Which means all oceans. मतलब इस टाइम पीरियड पे धरती पे सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिनका नाम था पैंजिया, और उसके सराउंडिंग एक ही ओशियन था जिनका नाम था पैंथेलस. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट, after some time period, just a minute. Now, this Pangaea, this supercontinent named Pangaea was starting to break during end of Carboniferous period, right? So, end of this geological time period, this supercontinent was starting to break, right? And formed into two blocks. Northern part, which known as Angara land and Laurasia, or Laurasia, and southern block is known as Gondwana land. Clear? Now, okay. So at the end of Carboniferous period, this Pangaea starting to break into two blocks, and this breaking process is continued till Jurassic period. Okay. Period 200 to 145 million years ago. Clear? तो जूरासिक पीरियड पे, मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड के एंड पे, ये कॉन्टिनेंट का ब्रेक शुरू होता है और ये कंटिन्यू होता रहता है जूरासिक पीरियड में. क्लियर? नाउ अब there is a gap in between Angara land and Gondwana land, or in between there is a huge gap, but not really. It's so like this. Gondwana land. Okay, now after some time period, water filled in between this gap. Clear? And formed Tethys Sea. और ये कब होता है? ये होता है मेसोजोइक एरा पे. Okay, so that means in Carboniferous period there is only one continent which is known as supercontinent or Pangaea, and there is only one ocean surrounding to this Pangaea known as Panthalassia. Clear? At the end of the Carboniferous period, this supercontinent are going to break into two blocks,
and this breaking process is continue in Jurassic period. Okay, the northern block is known as Angara land or Laurentium, and the southern block is known as Gondwana land. Clear? There is a gap in between two blocks. Clear? Now, after some time, after some period of time, water filled this gap, right? This gap is filled with water, and this water filled, uh, just a minute. Era. Okay. So after a period of time, water, this gap is filled with water and formed Tethys Sea. In which period? In Mesozoic era. Clear? Time period of this era is around 142 80 million years ago. क्लियर? तो सबसे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में हम देखते हैं कि एक पैंजिया है, एक पैंथालसा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जुरासिक पीरियड में, जहां पे हम ये देखते हैं कि ये जो पैंजिया है ये दो हिस्सों में ब्लॉक हो जाता है, राइट, और इनके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेसोजोइक एरा है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है इस ब्लॉक के बीच में, और मेसोजोइक एरा में इन दोनों के बीच में, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो गैप है वो वाटर के थ्रू फिल्ड हो जाता है, राइट, और एक टेथिस सी का फॉर्मेशन होता है, और यही हमें मेसोजोइक एरा में देखने को मिलता है। उसके बाद आफ्टर मेसोजोइक एरा फर्दर Angara land so here Angara land and Laurasia and Gondwana land. So after period of time, these two blocks started to break into another blocks, right? तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो अंगारा लैंड है, यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे अमेरिका का बनता है, और बाकी सारा जो एक ब्लॉक है वो एक साथ रहते हैं, राइट। और इसके बाद जो गोंडवाना लैंड है ये भी साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मतलब विद टाइम पीरियड दिस टू ब्लॉक्स starting to move or starting to drift, right, or break into small parts. फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई प्रॉपर अभी मैं मैप नहीं दे रही हूँ, ये बस समझाने के लिए मैंने इस सुपर जो नॉर्दर्न ब्लॉक है इनको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। ओके, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग here I divide this northern block or Angara land or Laurasia into small pieces of continents. Okay, this is not a proper diagram. I have diagram, but for our understanding here I divided them into small pieces, okay, so that we can understand the topic. Clear? So after period of time, this northern block or Angara land and Laurasia broke into different pieces, right, like America, Asia, Europe, and Gondwana land also broke into small pieces and formed like South America, Africa, Australia, Antarctica. Clear? And after some period of time, these small continents form, these small continents drift into westward, some drift into equatorward, right, and they form today's फॉर्मेशन। मतलब
कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहा, ये जो नॉर्दर्न ब्लॉक के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये छोटे छोटे हिस्सों में कट होते गए, डिवाइड होते गए, और ये इनमें से फिर ये डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, डिफरेंट फोर्सेस की वजह से ये कोई वेस्ट में मूव करने लगा, तो कोई इक्वेटर के ऊपर मूव करने लगा, और आज के डेट पे वो हमारा जो भी कॉन्टिनेंट है, जैसे भी हमारा कॉन्टिनेंट आज के डेट पे है, तो वैसा ही वो फॉर्मेशंस करने लगे। क्लियर? नाउ आई होप कि दिस इज क्लियर। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या था, हाउ कॉन्टिनेंट्स डिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिफेरस पीरियड विच इज 360 to 300 million years ago. There is only one continent which is Pangaea, and surrounding is only one ocean named Panthalassa, right? End of the Carboniferous period, this continent start to broke down into pieces, and in Jurassic period they are continuing in breaking process, right? And they broke into two different blocks. Northern block is known as Angara land or Laurasia. Southern block is known as Gondwana land. Okay, there was a gap in between these blocks. Okay, in Mesozoic era, these the gap between these blocks were filled with water known as Tethys Sea. Clear? And after different time period, these northern blocks or southern blocks, they broke into different small pieces of continents, and later they drifted. Some drifted towards westwards, some drifted towards central equator words, right? And today's, and after some period of time, today's formation, today's continents shift, today's distribution of continents shift their today's formations, right? मतलब आज के डेट पे जो भी कॉन्टिनेंट्स थे अपनी अपनी, इन्होंने ये फॉर्म तो नहीं हुए हैं, ये बस मतलब ये कट होके, ये डिवाइड होके इन्होंने बस एक एक जगह ले लिया है। इसको हम फॉर्मेशंस तो नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जैसे जैसे वो ब्रेक करते रहते हैं, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होते रहते हैं, तो ठीक वैसे ही कोई कोई डिफरेंट फोर्सेस की वजह से कोई मूव कर लेता है वेस्ट वर्ड में, कोई कोई मूव कर लेता है इक्वेटर वर्ड में, राइट? और उसके बाद ये आज के डेट पे कॉन्टिनेंट जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, या आज के डेट पे वो पोजिशंस को ऑक्युपाइड कर लेते हैं। क्लियर? ना अभी हम थोड़ा सा here. So here we can see that there is a 4 time period, right? So this is a Permian period. Here we can see that there is only one continent which is named as Pangaea, and this is Panthalassa. Clear? Okay. Then in Jurassic period, right? Number 2, this picture is about Jurassic period. Here, this Pangea was starting to grow into two blocks, northern block and southern block. Northern block is known as
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम, पिंकी मैम, पिंकी मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? सलोनी मैम उनको ना हमारी वॉइस आ रही है लेकिन हमें उनकी नहीं आ रही है। आई गेस सब टाइम भी हो गया है। उनने अपना टॉपिक कंप्लीट किया पढ़ा के। हाँ, यस मैम। ओके चलिए फिर ठीक है, फिर ये वाली क्लास आई गेस यहीं पे हम रैप करते हैं ना, कुछ मैम से एरर के बोल कारण। दीजिएगा, मैम से ये बोल दीजिएगा सेव कर देंगी उधर से। चलिए मैं बता देती हूँ, एक सेकंड।